लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल का मीनिंग आपने अभी तक ये जान लिया कि टीचिंग मॉडल में हम पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं कि कौन सी टीचिंग एक्टिविटीज़ हमने क्लास में परफॉर्म करनी है। टीचिंग मॉडल में ही हमें पता चलता है, एक रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ आपको कि कोई बिल्डिंग आपने तैयार करनी है, तो उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आप डायरेक्ट वहाँ फील्ड में जाकर उस बिल्डिंग को बनाना शुरू नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ब्लू प्रिंट उसका तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं। उसमें आप ये पूरी चीज़ें इंश्योर करते हो कि यहाँ पर आपने इस तरह से रूम बनाना है, इसमें ये फर्नीचर आप लगाएंगे, यहाँ से इसकी एंट्री होगी, एग्जिट होगा, यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग उस बिल्डिंग के बारे में करते हैं। टीचिंग मॉडल में मॉडल का मीनिंग तो वही आता है और टीचिंग साथ में जुड़ा है, तो टीचिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कैसे करवाएंगे वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, वो हम टीचिंग मॉडल में देख लेते हैं। तो इसके क्या कार्य हैं ये तो आपको पता ही है कि इससे कि जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं स्टूडेंट के अंदर, वो इसमें हमें हेल्प मिलती है टीचिंग मॉडल से। और पीपल और टीचर, स्टूडेंट और टीचर की जो इंटरेक्शन होती है उसमें भी हेल्प मिलती है, और किस तरीके से इंटरेक्शन होनी चाहिए वो भी हम इंश्योर कर लेते हैं टीचिंग मॉडल की हेल्प से। ये भी इसका फंक्शन होता है। हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम और कंटेंट ऑफ कोर्स। और टीचिंग मॉडल जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं सोशल एफिशिएंसी, पर्सनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनको डेवलप करने में। तो ये किस तरीके से होते हैं? कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है व्यवहार का, उसकी जो योग्यताएं हैं, हमारे व्यवहार से जुड़े हुए जो पहलू हैं, उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें हेल्प मिलती है टीचिंग मॉडल से। ठीक है। हेल्प इन डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हम टीचिंग प्रोसेस के दौरान करवाएंगे ताकि हम जो चाहते हैं कि बच्चे ये सीखें, उनके व्यवहार में इस तरीके का परिवर्तन आए, तो वो सारा का सारा उसमें हम कर सके। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग, टीचिंग किस तरह से, शिक्षण किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए हम क्या थ्योरी बनाएंगे वो भी हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। कुछ और फंक्शंस भी इसके डिस्कस कर लेते हैं कि दे हेल्प इन गाइडिंग द टीचर टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स, strategies and methods for the effective utilization of the teaching situation and material for the realization of the objective। जो मैंने आपको कहा कि टीचिंग मॉडल में हम ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरीके की टीचिंग टेक्निक को हमने यूज़ करना है, कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारी टीचिंग जो है इफेक्टिव हो। ठीक है। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, सेम कुछ पॉइंट आ जाते हैं तो आप ये देख लीजिए इसको। दे हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम और कंटेंट, दे हेल्प इन डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज़, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे पॉइंट। अब बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचिंग मॉडल है उसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टीचिंग एड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो जो एलिमेंट हैं उसी में हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई टीचिंग मॉडल होता है तो उसके जो एलिमेंट है, उससे एलिमेंट का अर्थ यहाँ पर आएगा कि उस टीचिंग मॉडल का किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना क्या है, उसकी प्रोसेस यानी कि वो किस तरह से काम करता है, प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी, और कौन से शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड जो है हमने इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे यूज़ करनी है। तो ये मेनली आपके 6 तरह के होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे एंटर हो गया, इसको आप ठीक कर लेना। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल हैज़ 6 फंडामेंटल मॉडल्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी मॉडल्स की। फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, द सपोर्टिव सिस्टम एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फोकस मतलब केंद्रण, हिंदी में इसका मीनिंग है। तो टीचिंग मॉडल में केंद्रण का क्या अर्थ रहेगा, अब मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल दैट इज फोकस, हिंदी में से केंद्रण कहा जाएगा। फोकस को टीचिंग मॉडल का सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ अ मॉडल भी कहा जाता है, सेंट्रल इंटेंट ऑफ द मॉडल भी कहा जाता है। फोकल कंपोनेंट जो है या फिर फोकस जो आपका एलिमेंट है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस मॉडल को डेवलप करने के लिए।
मॉडल्स बनाए इसीलिए जाते हैं, ये प्राय ध्यान में रख के हम मॉडल्स बनाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ स्पेसिफिक एम होता है या स्पेसिफिक इंटेंशन होती है माइंड में क्लियर कि किस पर्पस के लिए इस मॉडल को तैयार किया जाता है, क्यों इस मॉडल को तैयार किया जाता है, और जो मेन हमारे स्पेसिफिक इंटेंशन या फिर फोकल पॉइंट जो है, फोकस जिस बिंदु पे है, उसी को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा टीचिंग जो मॉडल है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फोकस पॉइंट है ना, इसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स के अंदर मेन फोकस ये हम रखते हैं ना कि जो लर्निंग है, स्टूडेंट की जो थॉट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाए, सीख सके, मतलब वो टाइप्स ऑफ थिंकिंग को डेवलप किया जा सके, उसकी जो ग्रोथ है लर्निंग में, तो एक्स्ट्रा अवार्ड या फिर एक्स्ट्रा स्टिमुलाई कुछ उसको इनाम एक्स्ट्रा देकर, या फिर सोशल लर्निंग है, सोशल या इमोशनल, इस तरीके से इंटरेक्शन उसकी हो ताकि वो जो लर्निंग का लेवल है वो इंक्रीज हो सके। तो ये सारा का सारा केंद्रण बिंदु में ही आता है कि उसमें ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। इसीलिए इसको सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ अ मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें कि हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह के माहौल में वो टीचिंग हो रही है, वो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में कहा जाएगा संरचना। संरचना का अर्थ होता है कि कुछ आप यहाँ पर रचना कर रहे हो, तो रचना जब टीचिंग मॉडल की कर रहे हैं तो इस बिंदु से हम ये समझते हैं, या इसमें वो सारी बिंदुओं को हम ऐड करते हैं जो कि टीचिंग की अलग अलग फेजेस में हम देखते हैं। इट मीन्स कि एक तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको ध्यान में रखकर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इट इंक्लूड्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडल। मॉडल में मॉडल का मीनिंग यही होता है कि प्लान और पैटर्न है जो डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से टीचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। सिंटैक्स इन्वॉल्व्स द मेजर कंपोनेंट एंड फेजेस ऑफ अनफोल्डिंग द सीक्वेंसेस ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, इसी से ये हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो किस तरह की प्रोग्रेस में है या फिर किस प्रोसेस में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंटैक्स डिस्क्राइब द मॉडल स्ट्रक्चर, जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडल्स होता है। इसमें मेजर कंपोनेंट एंड फेजेस ऑफ अनफोल्डिंग एंड सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स होते हैं कि मॉडल कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और सिंटैक्स को आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी टीचिंग में होती है, हम सारी की सारी सिंटैक्स वाले स्टेप में डिसाइड करते हैं किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है, किस सिचुएशन में वो होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम जो चाहते हैं बिहेवियर में बच्चे के चेंज आए, उसमें हमें हेल्प मिल जाए इससे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज ईच मॉडल इज व्यूड एज इफ वर अ मिनी सोसाइटी। मिनी सोसाइटी की तरह जब हम हर एक क्लास को भी बोल सकते हैं, क्लास में भी देखते हैं स्टूडेंट्स जब वो एक कक्षा में बैठे होते हैं तो एक मिनी सोसाइटी की तरह रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है वो डिस्क्राइब होती है या होनी चाहिए, वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हर टीचिंग मॉडल जो है वो डिफरेंट है। ईच मॉडल विल हैव इट्स ओन सोशल सिस्टम एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पर जो क्लासरूम को मैंने कहा कि मिनी सोसाइटी है, वहाँ पर ईच जो टीचिंग मॉडल है वो भी एक मिनी सोसाइटी की तरह हम देखते हैं, जिसमें कि हर टीचिंग मॉडल जो है दूसरे टीचिंग मॉडल से अलग होता है, क्योंकि उसका अपना एक अलग सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक प्रणाली है, अपने एक अलग रूल्स हैं किस तरीके से ये इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और टीचर की। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिमेंट इज दैट टीचिंग प्रोसेस इज अ सोशल प्रोसेस, सो द अरेंजमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इज डन इन दिस स्टेप। मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्पस ऑफ दिस एलिमेंट इज टू कंट्रोल एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो एवरी टीचिंग मॉडल है उसका एक अलग सोशल सिस्टम है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट किस तरीके से होगी वो हर टीचिंग मॉडल में अलग तरह से बताया जाता है। अब जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है मेनली क्लासरूम में, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा टीचिंग मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं।
जब ये टीचिंग मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल मैं आपको करवाऊंगी तो हाँ आपको समझ आ जाएगा ये। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली वाले जो ये तत्व है, एलिमेंट है शिक्षण प्रतिमान का, इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन उनकी हो, और जो हम चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस चाहते हैं या हमारे एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं, तो उसके लिए इंटरेक्शन होनी चाहिए। ये इस स्टेप में हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। Principle of reaction tell the teacher how to regard the learner and how to respond to what the learner does during the use of the model। जब आप टीचिंग मॉडल को यूज़ कर रहे हैं उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी कि प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हाउ टू रिगार्ड द लर्नर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द लर्नर डज ड्यूरिंग द यूज ऑफ द मॉडल। द नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू एवरी पीपल एक्टिविटी। जब भी टीचर कोई एक्टिविटी करता है, बच्चा उसके बाद कैसे रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन कैसे आएगी, वो इसमें ध्यान में रखा जाता है। एंड इट गिव्स गाइडेंस टू द टीचर एज टू हाउ ही इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट टू ईच एक्टिविटी ऑफ द लर्नर टू सूट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल सेलेक्टेड। यानी कि इस एलिमेंट में ये भी कंसर्न दिखाया जाता है कि जो टीचर्स की रिएक्शन है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के लिए किस तरीके की होनी चाहिए। और इस एलिमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि मॉडल को आप जब यूज़ कर रहे हैं या फिर टीचिंग एक्टिविटी जब हो रही है, जो मॉडल उस टाइम पे यूज़ हो रहा है, तो उसके बाद बच्चे का जो रिस्पॉन्स आएगा, टीचर उस रिस्पॉन्स को कैसे वो मोल्ड करता है या फिर किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी रिएक्शन क्या है। तो इसमें दोनों का ही हम रोल देखते हैं, टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है। सपोर्ट system define the supporting condition required to implement the model successfully। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि any additional requirement beyond the usual general human skill or capabilities that are needed to implement the model। यानी कि सपोर्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि कौन सी सपोर्टिंग कंडीशन है जो मॉडल की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। इसको सपोर्ट सिस्टम में आप ये समझ सकते हैं कि एडिशनल रिक्वायरमेंट अदर देन द यूजुअल ह्यूमन स्किल और कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर जो है रिक्वायर्ड होती है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम इन एडवांस विद हेल्प द टीचर इंश्योर दैट ही कैन अप्लाई द मॉडल सक्सेसफुली। यानी कि मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन सही से होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इस स्टेप में ऑल द टीचिंग एक्टिविटीज़ आर एनालाइज्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस। द आउटलाइन ऑफ द फ्यूचर एक्टिविटीज़ इज प्लान्ड। The basis of this element is achievement of education and its uses. The main purpose of this element is to bring about a change and improvement in teaching. This step is related to the success or failure of the teaching. It is seen whether the proposed objective are achieved or not, whether the strategy adopted for teaching process has been effective or ineffective। तो इस जो सपोर्ट सिस्टम वाला स्टेप है या एलिमेंट है मॉडल का, इसी से हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं कि हमारा जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से हो रही हैं, उनका हम संश्लेषण करते हैं, इसमें विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उनको, और इसके जो एनालाइज करते हैं उसके रिजल्ट से ही आउटलाइन बनाते हैं कि फ्यूचर की एक्टिविटीज़ किस तरीके से प्लान करनी है। ठीक है। लास्ट आपका आता है, यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, वो एप्लीकेशन एंड इफ़ेक्ट। एप्लीकेशन एंड इफ़ेक्ट जो है ये किसी भी मॉडल का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि एप्लीकेशन किस तरीके से या फिर यूटिलिटी क्या है इस मॉडल की, और इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर सिचुएशन और नॉट, ये देखा जाता है। तो कोई भी जो टीचिंग मॉडल होता है उसमें क्या किया जाता है, एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस एलिमेंट में हम यूज़ देखते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं उस टीचिंग मॉडल की। हर कोई जो टीचिंग मॉडल होता है उसकी कुछ ना कोई यूटिलिटी होती है, और स्पेसिफिक कंडीशन और किस कंडीशन में ज़्यादा यूज़फुल है, कहाँ पर इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। अब कुछ इसकी मेरिट्स हैं, कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट ये होती है कि ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, हेल्पफुल है हमें डेवलप करने में पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और इट हेल्प्स
इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, और चीज़ों को जो एनालाइज करने की एक कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। और क्लासरूम एक्टिविटी में स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए भी हेल्प इससे हमें मिल जाती है। लिमिटेशन ये हो जाती है कि it makes high demand on the students as well as teachers, और all the students of the class may not be able to participate in teaching learning process। सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो समटाइम वो हेजिटेट करते हैं। तो एक मॉडल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि फोकस क्या है मॉडल का, किस तरीके से संरचना उसकी तैयार की जाती है, बच्चों का रिएक्शन किस तरीके से आएगा, सोशल सिस्टम क्या रहेगा, सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से होगी, सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं बच्चे से, कई बार बच्चे उसमें एबल नहीं होते हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि उनको इतना एक्सपोजर ना मिले, उनको उतनी नॉलेज ना हो, शाइनेस भी एक रीज़न होता है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया टीचिंग मॉडल का मीनिंग, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और मेन एलिमेंट क्या हैं टीचिंग मॉडल के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में।